ठीक है। थोड़ा अब थोड़ा क्या करना है कि आप लोग को अपने से भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। अब क्या है, क्योंकि आपको भी पता है वित्त विभाग से क्या मिल चुकी है, अनुमति मिल चुकी है। हो सकता है नवंबर में हो जाए, लेकिन चांसेस नहीं है, 10% भी चांस नहीं है नवंबर में होने के एग्जाम। चांसेस पूरा पूरा रहेगा कि मार्च जाएगा, टेट एग्जाम होगा, और टेट के एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत जल्दी देने की कोशिश करेंगे। मार्च में एग्जाम होगा और अप्रैल से मई के बीच में क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और ज्वाइनिंग के साथ आपका नया सत्र जो जून से चालू होता है, वहां से आपका पोस्टिंग भी शुरू हो जाएगा, जैसे कि सरकार ने बोला है कि नए शिक्षा सत्र से क्या हो जाएगा, नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ये बोला गया है। तो सोचिएगा अब कितना, ये महीना तो छोड़ ही दो आप, क्योंकि अभी तो 4-5 दिन आपको सिलेबस समझने में निकल जाएगा, 1-2 दिन त्योहार में निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा ना। ठीक है, अगले महीना भी त्योहार है, तो मान लो 10 दिन तो आपके कम है 2 महीने में, 10 से 12 दिन, तो वो कम है। तो आपको ये मान के चलेगा जो 8 महीने की तैयारी है वो लगभग 5 महीने में आपको कवर करना है। तो आप जितना भी स्पीड से पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे, आप स्पीड बढ़ाइए। एटलीस्ट अभी स्टार्ट करिएगा 3 घंटे घर में जाके, जो भी पढ़े उसको आप पढ़िए एक बार। और दूसरा चीज क्या करना होगा आपको कि अपने से एमसीक्यू बनाने पड़ेंगे। मैं बता दूंगा कौन सा बुक कहां से लेना है। पहले तो अभी केवल सिलेबस डिस्कस करेंगे आज, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो मेरा विषय जो रहेगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। वहां से हम देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर का सेक्शन वही होगा, वो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा जो आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है कितने नंबर का है, कितने नंबर का पता है कि नहीं पता है? शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इसी को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें देखिएगा मैंने क्या किया है, आपका सिलेबस जो है वो अलग ही प्रकार से बटा हुआ है, कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है सिलेबस को बताने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सिलेबस को अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्या चीज है, कहां से पढ़ना है वो, और फिर उसके बाद मैं रिलेट करके बताऊंगा आपके सिलेबस से कौन सा टॉपिक कहां पर आएगा करके। तो पहला देखिएगा, पूरे सिलेबस को हमने क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और हम इसी क्रम में पढ़ेंगे ना। 4 सिलेबस है, हर एक में क्या होगा, जितने भी टॉपिक होंगे तो इंडिविजुअल हर टॉपिक में क्या होगा, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हर टॉपिक में। यूनिट में नहीं बोल रहा हूं, यूनिट के अंदर जो होता है उस यूनिट में के हर टॉपिक में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग होगा, ओएमआर शीट में होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कितना गलत कितना सही, कितने नंबर बन रहे, कितना रैंक होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। और पूरे सिलेबस को मिलाकर एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब एक प्रैक्टिस सेट देना रहेगा। समझ में? तो देखिएगा पहला जो सिलेबस का यूनिट होगा जो हम बनाएंगे वो होगा, सबसे पहला पॉइंट मनोविज्ञान। कौन सा टॉपिक होगा, मनोविज्ञान होगा। मनोविज्ञान जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, साइकोलॉजी बोलते हैं। वर्ग 1 के लिए भी रहेगा, लेकिन 80% वर्ग 1 का कवर करेगा ना नम्रता, वर्ग 1 का लगभग 70 to 80% कवर करेगा, बाकी 30% जो अलग है मैं बताता हूँ थोड़ा देर में। फिर क्या बोलते हैं आप इसको, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, और ये पेपर में 30 नंबर का है, 25 का नहीं है, 30 का है, सबसे बड़ा सेक्शन यही है, 30 नंबर का। आप देखो इसमें क्या देखेंगे अपन कि सबसे पहले इसका हिस्ट्री देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इतिहास में क्या बोला गया है, और फिर देखेंगे संप्रदाय। क्या देखेंगे, संप्रदाय। तो संप्रदाय में देखिए पहले तो इतिहास देखना है, तो क्या माना जाता था, मनोविज्ञान क्या है, क्या करते हैं मनोविज्ञान में। क्या होता है मनोविज्ञान में, मतलब 2 साल पूरा निकला इसी में पढ़ के, गए कि नहीं गए हो कॉलेज?
आत्मा, मन, विचार। सबसे पहले माना जाता था मनोविज्ञान मतलब व्यक्ति को समझने का एक क्या है, विज्ञान है, और व्यक्ति को समझना है तो सबसे पहले बोला गया आत्मा का अध्ययन करना है, फिर बोला गया क्या मन का अध्ययन करेंगे, फिर बोला गया क्या चेतना का अध्ययन करेंगे, और लास्ट में क्या बोला जाता है, व्यवहार का अध्ययन। तो अब अगर पूछा जाता है कि मनोविज्ञान क्या है, तो याद रखना व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। किसका अध्ययन माना जाता है, व्यवहार का अध्ययन। और फिर बहुत सारे संप्रदाय स्कूल्स की स्थापना हुई, जैसे आप लोग देखोगे एक संरचनावाद संप्रदाय, फिर हम लोग नाम पढ़ेंगे प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, एक दो नाम और लिख रहा हूं बस आपको ध्यान रहे, मानवतावाद, या आपने सुना होगा मनोविश्लेषणवाद। कौन सा, मनोविश्लेषणवाद। कौन सा संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद। तो ऐसे कई सारे संप्रदाय स्थापित हुए, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, यहां से भी क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। फिर उसके बाद देखिएगा अगला सेक्शन क्या है, इसके कई सारे ब्रांच आपको पढ़ने हैं, कई सारे क्या पढ़ने हैं, ब्रांच। तो मनोविज्ञान पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद क्या आता है, पशु मनोविज्ञान आता है, बाल मनोविज्ञान आता है, शिक्षा मनोविज्ञान आता है, अपराध मनोविज्ञान आता है, समझ में। तो बहुत सारे मनोविज्ञान की शाखा है, उसमें से एक शाखा जो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान समझेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर एक और शाखा कौन सा इसका, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। इसी चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको देखना है कि बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों में विकास मतलब डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चे में विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहीं से फिर क्या बन जाता है, बच्चों का विकास देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसी में पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे विकास की सिद्धांत। तो कई सारे विकास के हम लोग को सिद्धांत पढ़ने हैं, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के बाद आप पढ़ोगे विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं। तो कितने अवस्थाएं हैं विकास की, कौन कौन सा, और कोई अवस्था बोल रहा हूं ना, शैशव, जैसे मैम ने बोला शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, अवस्था पूछ रहा हूं मैं, आयाम नहीं पूछ रहा, आप आयाम बता रहे थे, ठीक है। तो जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो मैं स्टेजेस बता रहा हूं। लेकिन सिलेबस में कहां से शुरू है पता है, अवस्था, अवस्था जो है गर्भावस्था लिखा हुआ है, गर्भावस्था, गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और उसके बाद देखिए कौन सा आपका किशोरावस्था। अब चूंकि ये क्या है, विकास की अवस्था, लेकिन विकास की कौन सी अवस्था बोल रहा है, वो बालक की अवस्था बोल रहा है, किशोरावस्था,
बाल विकास की अवस्थाएं, तो बालक हम किसको बोलते हैं? 8 साल मतलब 18 साल के बच्चों तक के लिए बोलते हैं हम बालक। इसी कारण 4 अवस्थाएं हैं विकास की, बाल बाल विकास की अवस्थाओं में। लेकिन अगर पूरी अवस्था बोले जाएगा तो ये 4 रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और जुड़ जाएगा आगे जाके। लेकिन हमको पढ़ना है बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्था कहां तक? किशोरावस्था तक। फिर क्या है आपका? विकास के आयाम, डायमेंशन और डोमेन्स। तो अभी बस डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट लिखिएगा। इसी में आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? पीसीएसई या ईपीएससी या पीएससी बोल दो, आपको याद करने में आसानी हो। जैसे पीएससी हम वर्ड सुनते रहते हैं, है ना, पीएससी, ईपीएससी या पीएससी ई प्लस एमएल, प्लस मैंने क्या लिखा हुआ है? एमएल। तो ये जो है पी से क्या हो रहा है? फिजिकल, मतलब शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। सेकंड देखते हैं, एस से क्या है आपका? सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या हो जाएगा? सामाजिक विकास। फिर हो जाएगा नहीं, है ना, सी से क्या हो जाएगा आपका? कॉग्निटिव, कॉग्निटिव। ये हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास। फिर इमोशनल डेवलपमेंट मतलब संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। और लास्ट में 2 और एक्स्ट्रा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मोरल डेवलपमेंट। मोरल मतलब हो गया नैतिक विकास, और एल मतलब हो गया भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। कौन सा विकास देखेंगे? भाषा विकास देखेंगे। ये आयाम। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें? विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर। अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो जो अफेक्टिंग फैक्टर्स है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सहायक शिक्षक में अलग बताया गया है, शिक्षक में अलग बताया गया ना, तो दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे आगे। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका? सिलेबस है। तो यहां तक, वहां से स्टार्ट हुआ ना, मनोविज्ञान, इतिहास, संप्रदाय, संरचनावाद, प्रकारवाद, गेस्टाल्टवाद। अगर ये यूनिट अगर कंप्लीट होता है तो ये मान के चलेगा आपके सिलेबस का लगभग अगर सहायक शिक्षक की तैयारी में है तो ये 60% सिलेबस कवर हो जाएगा आपका, इतना अगर होता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और अगर मान लो शिक्षक की तैयारी करें तो लगभग 40% सिलेबस कवर हो जाता है। पढ़ना आपको सब है, लेकिन सिलेबस को आधार बनाकर देखे तो ये 40% सिलेबस कवर कर देता है शिक्षक का, और सहायक शिक्षक का 60% सिलेबस कवर कर देता है। हो जाए लिख के तो जल्दी बताइएगा ना, लिखना है और आज ही आपको ये सिलेबस को क्या करना है? याद करना है। पहला टारगेट यही बनाइएगा कि आपको क्या पढ़ना है ये तो पता होना चाहिए। पहला यही देखिएगा, जो पढ़ना है वो पता होना चाहिए, बाकी फिर पढ़ना आसान हो जाता है। हो गया? ठीक, बढ़े आगे। देखो इसी यूनिट में समय लगना है और किसी यूनिट में समय नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा इसमें और यूनिट नंबर 3 में समय लगता है, जो 3 यूनिट नंबर 3 है वहां पर, क्योंकि उसमें कंटेंट ज्यादा है। हो गया लिख के? सभी का हुआ? जो लेट आए होंगे उनको मिलेगा ना समय, फिर बाद में ये पेज ओपन करके चले जाएंगे सर ऑनलाइन।
किस चीज को बोल रहे हो युक्ति? हाँ, प्रोवाइड होगा ना। तो सेकंड देखिएगा, सेकंड टॉपिक है आपका इंटेलिजेंस, बुद्धि। अब ध्यान रखना, ये जो इंटेलिजेंस है ये वर्ग 3 में नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, नहीं है लेकिन क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। इसके बाद का चैप्टर है चिंतन, चिंतन थिंकिंग। व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक या व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिक या व्यक्तिगत भिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर एक टॉपिक आएगा क्या, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ये भी सिलेबस में नहीं है, ना तो वर्ग 1 में है, ना तो वर्ग 2 में है, ना तो 3 में है, लेकिन लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा है सृजनात्मकता से। ठीक है, सृजनात्मकता है, एक में है लेकिन एक में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा दोनों में क्वेश्चन आए हैं। और एक आएगा क्या, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व पर्सनालिटी। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, नोट करिएगा, ये यूनिट 2 है, ये यूनिट 2 है। बुद्धि इंपॉर्टेंट है, सृजनात्मकता इंपॉर्टेंट है, चिंतन और व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तित्व, तीनों सब पांचों के पांचों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये जल्दी खत्म हो जाता है ये वाला चैप्टर। वह ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अगला यूनिट जो है वो थोड़ा लेंदी पड़ता है, टॉपिक ज्यादा है इसमें, मतलब टॉपिक 5 ही बनाया हूं लेकिन उसके अंदर ज्यादा है। तो एक चैप्टर देखते हैं क्या, पहला चैप्टर देखेंगे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। दूसरा चैप्टर है अधिगम, लर्निंग। थर्ड चैप्टर देखते हैं क्या, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। इसी में पढ़ेंगे हम लोग क्या, मापन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, आकलन वाला टॉपिक आता है। ये भी याद रखें, ये भी टॉपिक आपके कहां नहीं दिया हुआ है, वर्ग 3 में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप देखते हो आकलन से क्वेश्चन आता है। आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम में आकलन, वहां से क्वेश्चन आता है। फिर मूल्यांकन, और मूल्यांकन का एक प्रकार होता है जिसको आप बोलते हो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE के नाम से पढ़ते हो, सतत एवं समग्र या व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। तो इसी को आप शॉर्ट में बोलते हो CCE के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद मूल्यांकन के बाद समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस इंक्लूसिव एजुकेशन वाले टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, कई सारे इसके अंतर्गत सब टॉपिक दिए हुए हैं। तो एक पढ़ना है एकीकृत, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम वर्सेस समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन। इन दोनों में क्या अंतर है वो जानेंगे। एकीकृत शिक्षा प्रणाली, जहां पर हर प्रकार के बच्चे के लिए क्या है, अलग अलग स्कूल की व्यवस्था होगी, और समावेशी शिक्षा में क्या बोला जाता है, एक ही स्कूल में सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फिर ये देखेंगे समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा किस प्रकार है,
क्यों आवश्यकता, इसका इतिहास क्या है, आवश्यकता क्यों हुई, लाभ क्या हुआ, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप लोग पढ़ते हो क्या, RPWD एक्ट, RPWD एक्ट 2016, RPWD एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसमें 21 डिसेबिलिटी बताई गई है, जिनको ये बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन इस कैटेगरी से बिलोंग करता है इसमें से, तो सरकारी शासकीय नौकरी में 4% क्या मिलता है, आरक्षण। लेकिन डिसेबिलिटी परसेंट कितना होना चाहिए, 40 या उससे ज्यादा होना चाहिए। यही वो एक्ट है जिसमें विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का यूज होना प्रारंभ हुआ था। और जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट बिल्डिंग, उसमें सीढ़ी के साथ साथ रैंप भी बनाया गया है, ताकि जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनको चढ़ने उतरने में क्या हो, आसानी हो। तो देखते हैं ना, कोई भी अगर बिल्डिंग है तो पहले क्या होता था, पहले सीढ़ी बस होता था, तो उसकी जगह साथ में क्या बनाया गया है, रैंप बनाया गया है साइड में, ताकि उनको चढ़ने उतरने में आसानी हो। फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में चाइल्ड विथ स्पेशल नीड या नीड्स, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है, CWSN का फुल फॉर्म क्या है, तो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर एक टॉपिक रहेगा क्या इसमें, क्षति, अक्षमता और अपंगता। क्षति क्या है, अक्षमता क्या है, अपंगता क्या है, तब जाकर ये वाला चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये लगभग 3 दिन में MCQ के साथ खत्म हो जाता है। 3 दिन में, एक दिन में तो इतना ही हो जाता है, एक दिन में यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक दिन का क्लास ये लेता है, एक दिन ये लेता है। ये 20 मिनट का है, ये लेता है क्योंकि इसमें क्या है, वंचित बालक कौन है, पिछड़े बालक कौन है, मंदबुद्धि बालक कौन है, प्रतिभाशाली बालक कौन है, सृजनात्मक बालक कौन है, ये पूरा पढ़ना पड़ता है। इसके कारण इसमें समय लगता है। इसमें पूरा 1.5 दिन का क्लास लगता है, इसमें 15-20 मिनट का क्लास लगता है। फिर लास्ट टॉपिक आप देखोगे, बालक समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो ये हुआ यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में। और ये जो ना सिलेबस आप देखोगे वर्ग 2 का, वर्ग 3 का, तो पूरा का पूरा एक यूनिट तो यही है, समावेशी शिक्षा। पूरा का पूरा एक यूनिट यही है अकेले, समावेशी शिक्षा के नाम से। या एक जगह समावेशी शिक्षा लिखा है तो दूसरे जगह क्या लिखा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जल्दी नोट करिएगा, फिर लास्ट सेक्शन बताएंगे, फिर बताएंगे आपके सिलेबस से कंपेयर करेंगे। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो वर्ग 1 की भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जूलॉजी, ठीक। उसका वर्ग 1 के सिलेबस में कितना चेंजेस है वो भी बता दूंगा अभी, ठीक है। कितना यहाँ से कवर कर लोगे और कितना आपका वर्ग 1 में आपको एक्स्ट्रा कवर करना है। वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, कोई अगर राइटिंग समझ ना आए तो पूछिएगा। बालक समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। आगे देखिएगा, यूनिट नंबर 4, पहले RTE 2009, लास्ट टाइम यहां से क्वेश्चन आया था। RTE 2009 से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। दूसरा ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ना है, NCF पढ़ते हैं कि NEP पढ़ते हैं। इसके बाद NCF, कौन सा NCF पढ़ना है, 2022-23 का पढ़ेंगे ना, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे NEP पढ़ेंगे, है ना। NEP को ही ध्यान में रखकर क्या बनाया जाता है, NCF बनाया जाता है। तो NCF 2005 का केवल सिद्धांत बस देखेंगे, बाकी पूरा चीज जो पढ़ना है वो क्या है, 22-23 का पढ़ना है, समझ में। तो ये तो नहीं, ये ज्यादा पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है समायोजन, ये टॉपिक ऐसा है जो सिलेबस में है ही नहीं। एडजस्टमेंट, लेकिन लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन दिया है, दोनों में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा है। फिर उसके बाद शिक्षा, ज्ञान और शिक्षा क्रम एक टॉपिक आएगा।
ज्ञान एवं शिक्षा क्रम। तो ज्ञान एवं शिक्षा क्रम में देखिएगा क्या क्या रहेगा। एक तो रहेगा शिक्षण सूत्र, कौन सा सूत्र एवं विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, संवाद विधि, वो सब। सूत्र में आप ये देखते हो जटिल से सरल से जटिल, उदाहरण से नियम, पूर्ण से अंश, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ देखेंगे। फिर यहां पर देखेंगे इकाई योजना क्या है, पाठ योजना क्या है, इकाई योजना एवं पाठ योजना। फिर देखेंगे व्यू रचना, व्यू रचना। व्यू रचना का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी मेकिंग। आप पढ़ाने के लिए क्या करते हो, अपने दिमाग में एक संरचना बनाते हो कि बच्चों को कैसे बताऊंगा या बताऊंगी जिससे बच्चे को ये चीज क्या हो जाए, जल्दी समझ में आ जाए। तो ये चीज क्या कहलाता है, व्यू रचना, स्ट्रेटेजी बनाना। कैसे एग्जाम्पल लूंगा, कौन कौन से नाम लूंगा, तब जल्दी समझ में आ जाएगा बच्चों को, तो व्यू रचना होता है। फिर पाठचर्या, चर्या वर्सेस पाठ्यक्रम। अब इसमें सब कुछ पढ़ेंगे ना, पाठचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में कौन कौन से सिद्धांत का पालन किया जाता है, दोनों को वो बनाने में कौन कौन सी समस्याएं होती है, कौन कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो वो पूरा टॉपिक इसी में रहेगा। और लास्ट क्लास देखेंगे क्या, शिक्षक की भूमिका, एवं उत्तरदायित्व, एवं उत्तरदायित्व। लास्ट देखेंगे बाल अधिकार, बाल अधिकार। लिखिएगा, इतना ही है यूनिट में। ये लगभग रहा है कि ज्यादा समय, ये मान के चलेगा हर एक टॉपिक 2-2 घंटे का है, ये भी 2 घंटे का है। हर एक टॉपिक यहाँ पर क्या है, 2-2 घंटे का है। जल्दी लिखिएगा, फिर उसके बाद ना कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा सिलेबस कैसा दिया हुआ है आपके में। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान वाले बालक में आप पढ़ सकते हैं। हुआ, एक बार आप आपकी जो भी सिलेबस है उससे कंपेयर करके देख लेते हैं, फिर बताइएगा ये आपने पढ़ा है कि नहीं या लिखा है कि नहीं। चलो पहले अपन इसमें सहायक शिक्षक का सिलेबस देखिएगा, कितने नंबर का दिया है, 30 नंबर का। एक बार देखिएगा कोई सेक्शन छूट तो नहीं रहा है, जो रहेगा मैं एक्स्ट्रा बताते जाऊंगा। विकास की अवधारणाएं, विकास की अवस्थाएं, फिर शारीरिक संवेगात्मक सामाजिक संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाले कारक बातें, तो इसको लिखे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जब समाज वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे। बच्चों का अध्ययन, ये जब व्यक्तित्व वाला टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। फिर विकास के पहलू, तो जब विकास आप पढ़ते हो, अवस्था जब पढ़ते हो, तो अवस्था में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बच्चा के जन्म के समय भार कितना होता है, बाल्यावस्था में कितना जाएगा, किशोरावस्था में कितना होगा, भार कितना होता है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हार्ट बीट कितना होता है, दांतों की संख्या कितनी होती है। तो ये पूरा वही है, पूरा यहाँ तक अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा वही है। शारीरिक अनुपात में बदलाव, ऊंचाई, वजन वृद्धि, बनावट, नियंत्रण, विकास, तो स्थूल गतिक और सूक्ष्म गतिक शारीरिक नियंत्रण में आएगा। फिर यहाँ पर सेम चीज लिखा हुआ है, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, वातावरण, घर, और जब वो चैप्टर पढ़ोगे विकास को प्रभावित करने वाला तो वो ऑलरेडी आ चुका होगा। फिर विकास की, बाल विकास की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सेम लाइन तो ऊपर भी दिया हुआ है, देखो सेम चीज यहाँ भी दिया है, तो एक ही चीज को 2 बार यहाँ पर लिखा गया सिलेबस में। फिर व्यक्तित्व का विकास और समाजीकरण, तो जहां आप समाज वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर आ जाएगा ये। तो समाज वाला टॉपिक देखो कहां पर पढ़ रहे हो आप, पहले यूनिट में पढ़ रहे हो, पहले यूनिट में आपका क्या आ रहा है, समाज वाला टॉपिक आ रहा है, तो उसी में पूरा टॉपिक आ जाएगा। तो ये 2 यूनिट हो गया, पहला चैप्टर चल रहा है और अपना 2 यूनिट कंप्लीट हो गया है ना। हमारा 1 यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ 2 यूनिट कंप्लीट हो गया है। फिर देखिएगा
इसको बस छोड़ दिया जाए, ये वाले सेक्शन को, ये इसको नीचे ले आओ आप। फिर यहाँ देखो, ये व्यवहारवाद संरचनावाद स्टार्टिंग में लिखे है ना, फिर ये जीन पियाजे, तो ये क्या बता रहा है, संज्ञानात्मक विकास। तो ये पूरा यहां तक चला है क्या, संज्ञानात्मक विकास। यहां से यहां तक पूरा पूरा संज्ञानात्मक विकास दिखाया है यहाँ पर, समझ में आया, पूरा पूरा संज्ञानात्मक। तो 2.5 यूनिट से ज्यादा कवर हो चुका है, 2.5 यूनिट से ज्यादा। अब ये क्या है कि बालक एक समस्या समाधान करता, लिखे सिलेबस में। अब ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये यहां तक, इसको ये मिलाकर 1 2, ये पूरा पूरा अधिगम वाले चैप्टर में है, और अधिगम यहाँ पर अलग से पढ़ना भी है। तो अधिगम पढ़ते हैं तो ये पूरा पूरा यहाँ पर कवर हो जाता है। अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा और अधिगम अलग से आपने लिखा है, तो यूनिट नंबर 3 खत्म हुआ। और ये यूनिट नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है, क्षति, अक्षमता, अपंगता क्या है, कैसे बच्चों के साथ कार्य करेंगे, शिक्षा क्रम की जरूरत क्या है, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, कौन कौन से समस्याएं आती हैं, किस आधार पर होना चाहिए चुनाव, बताया था वर्सेस करके। फिर बाल अधिकार, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा की भूमिका, उत्तरदायित्व और बाल अधिकार। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मतलब ये सेक्शन किसका, सहायक शिक्षक का यूनिट। और फिर उसके बाद देखिएगा शिक्षक के सिलेबस में भी क्या है आपका 30 नंबर का दिया हुआ है। यहां पर देखिएगा विकास की अवधारणाएं, सीखने के संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन, मतलब बुद्धि वाला चैप्टर दिया हुआ है। फिर भाषा एवं विचार दिया हुआ है, तो भाषा विकास और विचार का मतलब यहाँ पर चिंतन से है, अलग से पढ़ेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता बोला गया है, किस किस आधार पर, भाषाई, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि के आधार पर। फिर दिया है पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या दिया है, मूल्यांकन का टॉपिक। मूल्यांकन अंतर क्या है, मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, समग्र परिप्रेक्ष्य और अभ्यास में अंतर क्या है, तो ये पूरा का पूरा है। फिर समावेशी शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, पूरा एक यूनिट बोला था मैं, तो सेम है। सीखने वाले में कौन कौन सा शिक्षण, सीखने में कौन सी कठिनाई, विकलांगता, सृजनात्मक विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वाले बच्चों का शिक्षण, तो पूरा उसी यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या देखिएगा लास्ट, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सिखाने की व्यूहरचना, तो मैंने बताया था व्यूहरचना एक जगह। फिर सीखने के सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अनुसंधान करना, तो उसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। फिर देखते हैं क्या, संज्ञान एवं संवेग, तो कॉग्निशन होता है, तो संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा और सीखना यहाँ भी है, सीखने में सहयोगी कारक कौन सा है, व्यक्तिगत कारक कौन सा है और पर्यावरणीय कारक कौन सा है। व्यक्तिगत कारक का मतलब क्या है, हमारा वंशानुक्रम, बुद्धि, वो कारक है। पर्यावरणीय कारक आसपास का सराउंडिंग, पढ़ाने का तरीका, प्रक्रिया, ये सब तो प्रभावित करने वाले कारकों में आ जाएगा। हो गया यहाँ तक खत्म। इससे ज्यादा तो आपने अपने जो अभी लिखे वो ज्यादा अच्छे से लिखे हो, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। वही देखिएगा जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ग 1 में जैसे मैं फिजिक्स का उठाया हूं, सब में सेम है ना। ये जो शिक्षण शास्त्र है वो 30 नंबर का है, शिक्षण शास्त्र जो है वो कितने नंबर का है, 30 नंबर का, जो वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिएगा उसका कितना सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे। यहां से आएगा, ठीक है। यहां तक देखिए, विषयों की प्रकृति, कार्यक्षेत्र, अवधारणा, इतिहास, विषयगत, सौंदर्यबोध, कार्यक्षेत्र, निष्कर्ष, तर्क, वैधता, शिक्षार्थी अन्वेषण, तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, वो देखेंगे। विद्यार्थी की तत्परता का मूल्यांकन, तो मूल्यांकन यहाँ भी है, लेकिन मूल्यांकन में अलग अलग तत्व बताया गया है। अधिगम को वास्तविक जीवन में संबंधित करना, मतलब वो भी है ना कि जो भी आपने सीखा है उस चीज को आप अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करोगे, इसका एग्जाम्पल देना है। समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करने का अवसर, सामूहिक अधिगम, युक्तियां, तो अधिगम तो हमको पढ़ना ही है, आकलन पढ़ना ही है। उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य क्या होता है, इसी में देखिएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, अब ये बदल जाएगा ना, सिलेबस में संशोधन होने वाला है, विषयवार होगा तो उसमें भी बदलाव होगा। फिर प्राप्य उद्देश्य क्या है, विद्यालयीन शिक्षा, विषयगत व्यापक उद्देश्य क्या है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा के निर्माण संबंधी सिद्धांत, तो जो अभी लास्ट वाला यूनिट पढ़े हो उसी में से बहुत सारे चीज कवर होगा। अवधारणाओं के शिक्षण और अधिगम हेतु पाठ्य योजना, विविध विधियां, विविध शिक्षण विधियां, पाठ्य योजना, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आप लिखे हो अभी सिलेबस में, पाठ्य योजना, इकाई योजना, तो लगभग जो ये 5 पॉइंट है ना, इसमें से 2 पॉइंट आप लोग कवर कर लोगे,
कितने पॉइंट कवर कर लोगे? 2 पॉइंट। एक यूनिट ये इसमें से है, तो मतलब इसमें से ये मान लो 20% ये इसमें से कवर हो जाता है एक यूनिट। अब एक यूनिट इसमें देखो, ज्ञान है वो सीखना, सीखना तो आपको ऑलरेडी पढ़ना है, अधिगम। फिर शिक्षण एक पेशे के रूप में, तो सकारात्मक नकारात्मक ये आसान है, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समझ, रचनावादी शिक्षण, तो यहां भी रचनावादी पढ़ना है आपको, संरचनात्मक जो आपने पढ़ा है वो यहीं भी होगा। फिर शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, फिर लिखा है शिक्षा का लैंगिक परिप्रेक्ष्य, लिंग का जैविक सामाजिक मनोवैज्ञानिक निर्धारक, लैंगिक भूमिका का सामाजिक मनोवैज्ञानिक, शिक्षा नीति और लैंगिक सरोकार, शिक्षा में लैंगिक मुद्दे। तो ये जो समाजीकरण वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर आता है लैंगिक रूढ़िवादिता, है ना, जिसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल, जेंडर बाइस, जेंडर प्रेजुडिस और एक जेंडर आइडेंटिटी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, तो इसमें से भी 2 टॉपिक आप लोग पढ़ चुके होंगे। यहां से भी जैसे इसमें कितने 6 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट ऑलरेडी आप पढ़ लोगे। अब यहां पर देखिएगा इधर वाला सिलेबस, अगला यूनिट ये पूरा खत्म हो चुका है आपका, पूरा लिखे है ना, पूरा का पूरा है सिलेबस, तो ये पूरा पढ़ चुके हो। देखो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां, मानव विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक, नैतिक, किशोरावस्था। अब ये है वर्ग 1 में किशोरावस्था का अच्छे से पढ़ना है। निर्देशन परामर्श अलग से टॉपिक है, जल्दी हो जाता है कवर, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर अधिगम, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, बुद्धि, सृजनात्मकता, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के सिद्धांत, समायोजन, अभिप्रेरणा, सब तो लिखे हो आप, भी लिखे हो ना, ये वर्ग 1 वाला है। और आकलन मूल्यांकन, पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है आकलन मूल्यांकन में। तो आकलन एवं मूल्यांकन, अर्थ, परिभाषा, मूल्यांकन, प्रविधियों के प्रकार, आकलन का आधार, ये सब आप लोग पढ़ोगे, दोष क्या होता है, ठीक है। विषय आधारित आकलन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। फिर शिक्षकों में उपयुक्त उपकरण निर्माण की योग्यता, कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, प्रोफाइल बनाना, संग्रह करना, पोर्टफोलियो, रुब्रिक से भी आप किसमें आकलन वाले चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा पढ़ोगे आप लोग। फिर परीक्षण, परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, वर्गीकरण, अच्छे परीक्षण के आवश्यक गुण, प्रशासन, विभिन्न विषयों की उपलब्धि। तो मतलब इसमें से केवल जो है अगर देखा जाए पूरे सिलेबस को मिलाकर लगभग जो है आप 60 से 70% तक इसी में कवर कर लोगे। 40% बस आपको क्या करना है, 30 से 40% बस आपको अलग से पढ़ना है। बाकी आपने जो वर्ग 2 और 3 का जो सिलेबस लिखा है पूरा का पूरा वही रहेगा, अलग से नहीं पढ़ना है कुछ। समझ में आया? सेम है ना, सेम है, सारा सीडीपी वाला सेम है, ठीक है उमेश, पूरा सिलेबस सेम है सीडीपी वाला। समझ में आया यहाँ तक? तो ये पूरा सिलेबस है, अच्छे से याद करके आइएगा इस सिलेबस को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा पढ़ना है सिलेबस से। पहला टॉपिक क्या है, पहला यूनिट हमारा मनोविज्ञान, वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेबस याद करके आइए, मैं पूछूंगा किसी से भी, ठीक है। नाम, मोबाइल नंबर सब तो लिखा हुआ हम लोग के पास, नाम ले लेकर के बुलाएंगे, पूछेंगे बताओ क्या है करके, ठीक है। हो गया सबका सही, जिनका बचा हो पीछे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना इसके आगे।